हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि सीटेट 2023 है, बिहार शिक्षक भर्ती है, या अदर कोई भी ऐसे एग्ज़ाम जिनमें संविधान से क्वेश्चन आते हैं, उसमें संविधान के इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो हमारा संविधान है उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ, कौन सी समिति से मिलकर हुआ, किस सभा ने इसमें किन किन चीज़ों के बारे में अपने विचार दिए, किसने इसमें अपना पूरा योगदान दिया, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा संविधान है, जब इसका निर्माण किया जा रहा था तो कैबिनेट मिशन के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में किया गया। यानी कि जब हमारे संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो हमारे संविधान का निर्माण करने के लिए एक कैबिनेट मिशन के आधार पर, जो भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए कैबिनेट मिशन के आधार पर एक सभा गठित की गई, जो कि 1946 यानी कि 1946 ईस्वी में की गई, कि संविधान का प्रारूप किस प्रकार से तैयार करना है, संविधान में किन किन चीज़ों के बारे में बताना है। तो संविधान के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में दिया। यानी कि जो हमारे संविधान का निर्माण करना है, इसके बारे में जो सबसे पहले अपना विचार प्रस्तुत किया था वो किया था स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में। यानी कि जो सबसे पहले इसका विचार दिया था वो दिया था स्वराज पार्टी ने। संविधान सभा का चुनाव 1946 ईस्वी में हुआ। यानी कि संविधान सभा में किन किन लोगों को शामिल किया जाएगा, उन लोगों को अपने विचार प्रस्तुत करने हैं, वो लोग अपने इसमें विचार देंगे, अपना योगदान देंगे। उसकी जो सभा का गठन हुआ था वो हुआ था 1946 ईस्वी में। तो जो संविधान सभा का निर्माण किया गया उसमें जो उसकी सबसे फर्स्ट बैठक हुई, सबसे प्रथम बैठक हुई थी, वो हुई थी 9 दिसंबर सन 1946 को, कि इस बैठक में ये चीज़ तय की गई थी कि संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार से किया जाना है या संविधान को किस प्रकार से करना है। तो ये जो बैठक हुई थी वो हुई थी नई दिल्ली में। नई दिल्ली में किस जगह हुई थी? काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में, यानी कि जो वहाँ की लाइब्रेरी थी उसमें जाकर हुई थी ये बैठक 9 दिसंबर सन 1946 ईस्वी को। उसके बाद बात करते हैं सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। यानी कि जब 9 दिसंबर को ये बैठक हुई तो उसमें वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बुजुर्ग इंसान थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिनको उस सभा का अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन वो अध्यक्ष स्थायी न होके अस्थायी बनाया गया। उसके बाद संविधान सभा की द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई। यानी कि जो संविधान सभा की द्वितीय बैठक हुई वो 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई। जब ये बैठक 1946 ईस्वी को हुई तो इस पे एक स्थायी सदस्य बनाने के लिए, यानी कि जो स्थायी अध्यक्ष है वो बनाने की मांग की गई। तो उस समय जो स्थायी अध्यक्ष बनाया गया वो बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। यानी कि संविधान सभा की द्वितीय बैठक जो कि 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई, उसका जो स्थायी अध्यक्ष बनाया गया वो बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। यानी कि जो उसकी कार्यवाही है जो पूरे तरीके से प्रारंभ हुई तो वो हुई 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने उसमें उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। यानी कि इस प्रकार से संविधान सभा का हम निर्माण करना चाहते हैं, संविधान को हम इस प्रकार से लिखना चाहते हैं कि देश में किस प्रकार के कानून को लागू करना चाहिए। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान के निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। यानी कि जब इसका प्रारूप तैयार कर लिया गया, जब इसका उद्देश्य प्रस्ताव है उसको जब प्रस्तुत कर दिया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, उसके बाद इसमें अनेक समितियां बनाई गई। BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद के लिए संविधान सभा के 9 अगस्त 1947 को एक संकल्प प्रारूप समिति का गठन किया गया। यानी कि BN राव ने इसकी जो प्रारूप समिति है उसका गठन किया कि संविधान सभा में किस प्रकार की समिति रहेगी और संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार से होगा, जो हमारा संविधान है वो बनकर किस प्रकार से तैयार किया जाएगा। उसके बाद है इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। यानी कि जो संविधान सभा का प्रारूप जब तैयार कर दिया गया तो उसके एक अध्यक्ष के रूप में, यानी कि अगर क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा के प्रारूप अध्यक्ष कौन थे, यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनको इसके लिए अध्यक्ष चुना गया। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद
21 फरवरी 1948 को संविधान सभा में अपनी रिपोर्ट पेश की। यानी कि जब संविधान की जो प्रारूप है वो जब तैयार हो गया तो वहां पर जो संविधान सभा थी उसने अपनी रिपोर्ट पेश की। 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। यानी कि संविधान सभा ने उस संविधान को पूर्ण रूप से बनाकर पारित कर लिया गया, एक प्रकार से इसे अंगीकृत कर दिया गया कि 26 जनवरी 1949 को जिस समय यह संविधान बनाया गया था उस समय इस संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। जब संविधान का निर्माण किया गया था तो उस समय इसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। लेकिन इस समय वर्तमान में जो संविधान है उसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। जब हमारा संविधान निर्माण किया गया था, जब मूल संविधान का ढांचा था उसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन इस समय में जो भारतीय संविधान है उसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हो गई हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई। यानी कि जो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई, संविधान जिसमें लागू किया गया, वो हुई थी 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उसके बाद में जब संविधान हमारा पूरी तरह से भारत में लागू हो गया उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। उसके बाद बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रमुख बातें। यानी कि जो भारतीय संविधान में जो सबसे फर्स्ट में उसकी प्रस्तावना दी गई है उस प्रस्तावना में कौन कौन सी बातें संकलित की गई हैं या कौन कौन सी बातें हैं। तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। एक प्रकार से जो संविधान की प्रस्तावना है उसे संविधान की कुंजी या एक प्रकार से उसकी आत्मा कहा जा सकता है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु भारत के लोग ही हैं। यानी कि जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें जो जो चीज़ें वर्णित की गई हैं, जो जो चीज़ें लिखी गई हैं, उन सभी के केंद्र बिंदु में भारतीय जो लोग हैं जो भारत में रह रहे हैं वही उसके केंद्र बिंदु में रखे गए हैं। उसके बाद बात करते हैं प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। यानी कि जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें किसी भी प्रकार के चेंजेस न्यायालय के द्वारा भी नहीं किए जा सकते हैं। प्रस्तावना में लिखित शब्द हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा समर्पित करते हैं। मतलब यहाँ तक जो भी लिखा गया है, पूरी प्रस्तावना को वर्णित किया गया है, उसमें भारतीय लोगों को सर्वोच्च संप्रभुता बताते हैं। यानी कि जो भारतीय लोग हैं उसी को इसका केंद्र बिंदु मानते हैं, उसी के आधार पर इस संविधान का निर्माण किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता वाले शब्द जोड़े गए। यानी कि जो इसमें संविधान में जितने भी जो परिवर्तन किए जाते हैं वो उसकी मूल ढांचा में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, नकारात्मक संशोधित परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, सकारात्मक रूप से परिवर्तन कभी कभी किया जा सकता है। तो उसी सकारात्मक परिवर्तन को देखते हुए 42वें संविधान संशोधन में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता वाले शब्द इस संविधान की प्रस्तावना में जोड़ दिए गए। उसके बाद बात करते हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। यानी कि जो हमारा संविधान बन के लागू हुआ है उस संविधान में जो बाहर के विदेशी ऐसे क्षेत्र, उनसे इनमें क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें विदेश से किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है, तो वो चीज़ें हैं मौलिक अधिकार जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। यानी कि जो हमारे संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार हैं उनको हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। उसके बाद है संसदात्मक शासन प्रणाली, जिसे कि ब्रिटेन से लिया गया है। यानी कि जो संसदात्मक शासन प्रणाली है उसमें किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, ये जो लिया है वो लिया है ब्रिटेन से। नीति निर्देशक तत्व, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नीति निर्देशक तत्व अक्सर एग्जामों में देखे जाते हैं। नीति निर्देशक तत्व है, इन्हें आयरलैंड से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियों को जर्मनी से लिया गया है। उसके बाद बात करते हैं संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन, जो कि कनाडा से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, जो कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया है जो वो ली गई है जापान से। उसके बाद बात करते हैं जो हमारे भारतीय संविधान है उसमें जो कि 12 अनुसूचियों का वर्णन किया गया है, उन अनुसूचियों में किन किन चीज़ों को रखा गया है कि उन अनुसूचियों के तहत किस प्रकार से संविधान में कार्य किया जाएगा।
प्रथम अनुसूची जो है उसमें भारतीय संघ के घटक राज्य एवं संघ शक्ति के क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। उसके बाद है हमारी द्वितीय अनुसूची, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों का वर्णन किया गया है, जैसे कि राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं। इन सभी को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। तो जो हमारे राष्ट्रपति हैं, महालेखा नियंत्रक हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, यानी कि जो प्रतिष्ठित पदों पर बैठे हुए लोग हैं, उन सभी के जो पेंशन, वेतन, भत्ते हैं, इन सभी चीजों का वर्णन किया गया है संविधान की द्वितीय अनुसूची में। उसके बाद बात करते हैं तृतीय अनुसूची, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों जैसे मंत्री, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण करने के समय ली जाने वाली शपथ का वर्णन किया गया है। इसमें वेतन भत्ते का वर्णन किया गया है। तृतीय अनुसूची में इनके द्वारा ली जाने वाली शपथ का वर्णन किया गया है। उसके बाद बात करते हैं फोर्थ अनुसूची की, यानी कि चौथी अनुसूची की। इसमें विभिन्न राज्यों तथा राज्यसभाओं में प्रतिनिधि का विवरण दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं पांचवी अनुसूची की। इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है, यानी कि जो पांचवी अनुसूची है उसमें बताया गया कि जो अनुसूचित जाति जनजातियां हैं उनके बारे में प्रशासन किस प्रकार से सोच सकता है, किस प्रकार से उनके बारे में कार्य करेगा। छठी अनुसूची में इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी इन सभी राज्यों के नाम अच्छे से मेंशन किए गए हैं। इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है, यानी कि वो किया गया है छठी अनुसूची में। उसके बाद बात करते हैं सातवीं अनुसूची की। इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है, जैसे कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यानी कि इन सभी सूचियों का वर्णन किया गया है कि इन सभी सूचियों के तहत किन किन चीज़ों को रखा जाएगा, किन चीज़ों को संघ सूची के तहत रखा जाएगा, किन चीज़ों को राज्य सूची के तहत रखा जाएगा, किन चीज़ों को समवर्ती सूची के तहत रखा जाएगा। तो सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में आज का क्वेश्चन ये है कि शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है। सभी लोग अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। संघ सूची के अंतर्गत रखा गया है, राज्य सूची के अंतर्गत या समवर्ती सूची के अंतर्गत। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, तो इस चीज़ का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची, इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से आठवीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, यानी कि जब संविधान का मूल ढांचा तैयार हुआ था तो उस समय जो उसमें अनुसूचियों की संख्या थी वो थी 14, लेकिन इस समय जो संविधान संशोधन हुए हैं उसके बाद इस समय भाषाओं की संख्या हो गई है 22। उसके बाद बात करते हैं 9वीं अनुसूची। इसके अंतर्गत राज्यों द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। ये किया गया है 9वीं अनुसूची में। उसके बाद बात करते हैं 10वीं अनुसूची। ये संविधान के 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है, यानी कि जो 10वीं अनुसूची है ये 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें दल बदल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। उसके बाद है 11वीं अनुसूची। ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है और इसमें पंचायती राज संस्थाओं के कार्य करने के लिए 29 विषय दिए हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि जो 11वीं अनुसूची है ये कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है, तो जोड़ी गई है 73वें संविधान संशोधन के तहत। इसमें पंचायती राज्य संस्थाओं के कार्य करने के लिए कितने विषयों को वर्णित किया गया है, वो किया गया है 29 सब्जेक्ट, यानी कि 29 विषयों को वर्णित किया गया है। उसके बाद हमारी आखिरी अनुसूची है 12वीं अनुसूची। यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें शहरी क्षेत्रों के स्थानीय संस्थाओं के कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं, यानी कि इसमें 18 विषयों को शामिल किया गया है। उसके बाद में बात करते हैं मौलिक अधिकार, यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो संविधान का मूल ढांचा तैयार हुआ है उसमें हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, मौलिक अधिकार कौन कौन से बताए गए हैं। पहले हमारे मौलिक अधिकारों में 7वां एक अधिकार था जो था संपत्ति का अधिकार, जिसे कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा हटा दिया गया है। अब संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। उसके बाद है जैसे अभी इस समय में मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वो है 6। वो अधिकार कौन कौन से हैं? एक है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये थे हमारे मौलिक अधिकार जिनकी संख्या इस समय में 6 है। कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार,
संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसी प्रकार से जितने भी हमारे कंपटीशन एग्जाम हैं उन सभी में जो भी संविधान से क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन इन सभी टॉपिकों से कवर हो जाएंगे। तो इन सभी संविधान के बारे में जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट देखिए और अपनी जो भी राय है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए कि आपको सेशन कैसा लगा। सेशन में किसी प्रकार की कोई भी गलती तो नहीं है। अगर आपको कहीं भी कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो ये थे हमारे आज के संविधान के बारे में कंप्लीट जानकारी। तो आज के इस टॉपिक पर फिलहाल इतना ही है। सीटेट 2023, बिहार शिक्षक भर्ती या फिर एसएससी एमटीएस या कोई भी ऐसा कंपटीशन एग्जाम जिसमें जीके जीएस संविधान इन सभी चीज़ों से क्वेश्चन आते हैं वो सभी चीज़ें आपकी इस टॉपिक से कंप्लीट हो जाएंगी। तो आज के इस टॉपिक के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।